अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इसका बेसिक मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल हुआ, इस एक्स्ट्रा स्पेस में रखने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए अपने को ज़्यादा गैसियस मोल्स चाहिए होंगे। मतलब क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस आ गया तो उसको भरने के लिए ज़्यादा गैसियस मोल्स चाहिए, ये लॉजिकल चीज़ है। अगर उसको भरने के लिए ज़्यादा गैसियस मोल्स चाहिए तो रिएक्शन उधर जाएगा जहाँ ज़्यादा गैसियस मोल्स मिलेंगे। रिएक्शन उधर नहीं जाएगा जहाँ ज़्यादा गैसेस मोल्स हैं, रिएक्शन उधर जाएगा जहाँ ज़्यादा गैसेस मोल्स मिलेंगे। और इससे तो कोई लेना देना भी नहीं है, ये तो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है सब कुछ। इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा वैल्यू सेट हो चुका है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को डिनोट कर रहा है केवल, और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेगा, राइट में जाते हैं तो भी आपको 2 ही मॉलिक्यूल मिलेगा। इसका मतलब दोनों तरफ जाने पे नंबर ऑफ मोल्स एग्जैक्टली सेम है। बट अगर मान लो आप ये रिएक्शन लेके चलते हैं N2 + 3H2 gives 2NH3, तब इस बार अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो अपना कोफिशिएंट का सम 4 के बराबर है, राइट में कोफिशिएंट का सम 2 के बराबर है। मतलब रिएक्शन होने पे ऐसा बोल सकते हैं मोल्स के लैंग्वेज में, रिएक्शन होने पे 4 मोल अगर खत्म होगा तो 2 ही मोल मिलेगा। मतलब अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं तो फॉरवर्ड जाने पे नेट नंबर ऑफ मोल्स घट रहा होगा, लेकिन अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन पे जाते हैं तब उस केस में 2 मोल्स खत्म होने पे 4 मोल्स का फॉर्मेशन मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है। तो अगर आप इस रिएक्शन के टर्म में वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब फिर से बोल रहे हैं खाली जगह को भरना है। अब खाली जगह को भरने के लिए हम लोग को उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जहाँ ज़्यादा गैसियस मोल्स मिलते हो। ये वर्ड ध्यान रखना, ज़्यादा गैसियस मोल्स मिलते हो, लिक्विड और सॉलिड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। सो बैकवर्ड जाने पे अपने को ज़्यादा गैसियस मोल्स मिल रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कोई चीज़ डिपेंड नहीं करता, ये केवल नंबर ऑफ मोल्स है। सब कुछ कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो कोफिशिएंट के हिसाब से रिलेट करके चलिएगा। सो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाने पे नो चेंज, प्रेशर बढ़ाने पे भी इस केस में नो ही चेंज है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। खैर, हम लोग शुरुआत के बस एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अगर हम लोग डी को ऐड करेंगे तो रिएक्शन डायरेक्शन बैकवर्ड हो गया। तो ये एक स्टेटमेंट जिसको हम लोग आयनिक में यूज करेंगे, केवल हम इसी के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट ऐड किया तो प्रोडक्ट ऐड करने से रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड मूव कर जाएगा। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो जब हम लोग इसको एक सेंस में बात करके देखें, जैसे मान लो हम लोग के पास एक कंटेनर है, ये बस हम एक थियोरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, इसको आगे वापस से रिपीट करेंगे। अब एक कंटेनर है जहाँ पे हम लोगों ने कोई ऐसा रिएक्शन किया हुआ है जहाँ पे ए वाला पार्ट बी के साथ मिलकर के सी बना रहा। ठीक है, इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और कंटेनर है, चलो इसको प्रेशर भी लिख लेते हैं, सबका प्रेशर 111 कर देते हैं। मान लो दूसरा कंटेनर है जिसमें ए वाले पार्ट को हम लोग, सॉरी ए वाला पार्ट ले छोड़ देते हैं, डी वाला पार्ट ई के साथ मिलके भी सी बना रहा, और यहाँ पे भी प्रेशर हम लोग 111 कर देते हैं। अब अगर हम लोग इन दोनों को एक सिमिलर वॉल्यूम के कंटेनर में डाल दें, मतलब पहले दोनों का कंटेनर अलग अलग था, अब अगर हम लोग सेम साइज के कंटेनर में इसको डाल दें तो अपने पास a + b से भी c मिल रहा, और हम लोग मान के चल रहे थे कि 1 1 और 1 होना चाहिए। दूसरा d + e वाले पार्ट से भी c मिल रहा, यहाँ भी मान के चल रहे थे हम लोग कि 1 1 और 1 होना चाहिए। इसमें एक प्रॉब्लम अराइज हो जा रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो c का नेट अमाउंट है वो 1 नहीं रह जा रहा, c का नेट अमाउंट 2 हो जा रहा है। और ए और बी को ये नहीं समझ में आ रहा कि सी वाला पार्ट कहाँ से आया है, उसको तो बस सी का नेट अमाउंट 2 दिख रहा है, उसको ये थोड़े ना मतलब है कि सी वाला पार्ट, क्योंकि सी जस्ट अ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस एटम, उसको और ज़्यादा कुछ नहीं मतलब है। ए और बी इतना इमोशनली हो रखी नहीं, ये तेरा ये मेरा ऐसा कुछ नहीं, बस सी है तो है, वो तेरा है कि वो मेरा है, अपने को क्या करना है। तो सी को देख के मालूम पड़ रहा है कि टोटल सी का जो अमाउंट है वो 2 के बराबर है, या टोटल जो प्रेशर है वो 2 के बराबर है। लेकिन हम लोगों को 2 तो चाहिए नहीं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए ऊपर वाले पार्ट में टोटल एक ही चाहिए प्रेशर, नीचे वाले पार्ट में भी टोटल प्रेशर एक ही चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सो इसी को हम लोग एडिशन ऑफ प्रोडक्ट वाला चीज़ के टर्म में बोल सकते हैं कि आपके पास रिएक्शन में एक, या कंटेनर में एक रिएक्शन दे रखा था, आपने उस रिएक्शन के कंटेनर के अंदर ही दूसरा एक और रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस इंट्रोडक्शन के वजह से जो प्रोडक्ट का साइड है वो प्रोडक्ट का साइड का नेट अमाउंट बढ़ गया। भले वो दूसरे रिएक्शन की तरफ से आया है बट उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम बस ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो पहला रिएक्शन है
उसमें हम लोग के प्रोडक्ट का नेट अमाउंट बढ़ गया। अगर प्रोडक्ट का नेट अमाउंट बढ़ गया मतलब पहला रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन नीचे वाले पार्ट के लिए बोलते हैं। मान लो हम लोगों ने बोला कि भाई मेरे पास कंटेनर में ऊपर वाला रिएक्शन था ही नहीं, हम लोग के कंटेनर में नीचे वाला रिएक्शन था केवल, और हम लोगों ने नीचे वाले कंटेनर के हिसाब से सबका प्रेशर 111 मेंटेन कर दिया था। लेकिन अब हम लोगों ने इस नीचे वाले रिएक्शन में एक रिएक्शन ऐड कर दिया जहाँ पे A प्लस बी डाला, वहां से भी C मिल गया। तो नीचे वाले रिएक्शन को ऐसा फील हुआ कि मेरा C का जो अमाउंट वो बढ़ गया है। अगर C का अमाउंट बढ़ गया है तो रिएक्शन C वाले पार्ट के अमाउंट को कम करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो बेसिकली होने को तो अगर देखा जाए तो दोनों रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, बट डिपेंड करता है कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं या आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और आयनिक में हम लोग स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो इसको हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, इसलिए हम दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि दूसरे बार जाते जाते आपको कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। अभी हम केवल इसका थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसके मैथमेटिकल पार्ट का डिस्कशन हम आगे करेंगे। सो जैसे ही हम लोगों ने नीचे वाले रिएक्शन में ऊपर वाले रिएक्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, फिर से नीचे वाले रिएक्शन को दिखा कि मेरा C का अमाउंट बढ़ चुका है। जैसे ही मेरा C का अमाउंट बढ़ चुका, इसका मतलब नीचे वाला रिएक्शन अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। सो आप ऐसा समझो कि अगर ये दोनों रिएक्शन एक ही साथ चल रहा है कंटेनर में, तो उसकी वजह से ऊपर वाला रिएक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नीचे वाला कंटेनर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर से हम लोग इनिशियल डिस्कशन पे चलते हैं। हम लोगों के हिसाब से A का प्रेशर 1, B का प्रेशर 1 और C का प्रेशर 1 होना चाहिए था, कि पहले कंटेनर में दे रखा था। सिमिलरली D का प्रेशर 1, E का प्रेशर 1 और C का प्रेशर भी 1 होना चाहिए था, दूसरे कंटेनर में दे रखा था। सिमिलर साइज के कंटेनर में हम लोगों ने दोनों रिएक्शन को डाल दिया, तो C का नेट ये जो प्रेशर है वो 2 के बराबर हो गया। इसको एडजस्ट करने के लिए ऊपर वाला रिएक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और नीचे वाला रिएक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। चाहे तो हम लोग ये भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो अब सीधा ये ध्यान रखना, जब भी कभी कोई कॉमन कंपोनेंट आ जाता है प्रोडक्ट में, तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू करता है। ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से सीख चुके हैं, यहाँ तक हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आयनिक में जब हम डालेंगे तो इसी चीज़ को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोल दिया करेंगे। बेसिकली ये जो C वाला पार्ट है, दिस इज कॉमन कंपोनेंट, यही चीज़ आयनिक इक्विलिब्रियम में आयन हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से जान सकते हैं। सो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल दो और या कॉमन आयन इफेक्ट आप बोल दो, वो दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है। साइमल्टेनियस इक्वेशन और कॉमन आयन इफेक्ट एग्जैक्टली सेम चीज़ होता है, बस हम लोग आयंस के टर्म में बात करना शुरू करते हैं और एक आसान चीज़ करते हैं हम लोग कॉमन आयन में। लोगों को कॉमन आयन भारी लगता है, बट एक्चुअल में कॉमन आयन इफेक्ट ज़्यादा रिलेटिवली आसान है विथ रिस्पेक्ट टू आपके जो नॉर्मल कैलकुलेशंस के पार्ट हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के। खैर आते हैं उस डिस्कशन पे। उस डिस्कशन से पहले हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं अपना, जिसको हम लोग ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। बट लास्ट क्लास में एक चीज़ बताया था, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पता है जो आयंस में डिसोसिएट करता है, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है। ये दो बेसिक केसेस हम लोग बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 1 है, मतलब जो 100% डिसोसिएट करेगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, 100% डिसोसिएट करेगा मतलब दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ए पूरा खत्म हो जाएगा मतलब यूनिडायरेक्शनल एरो होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। अगर पूरा खत्म हो गया तो इक्विलिब्रियम कभी आ ही नहीं सकता, मतलब इक्विलिब्रियम आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। सो इसी को आगे हम लोग दूसरे सेंस में यूज करेंगे कि जिन कंपोनेंट्स का या जिन रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड नहीं है, उन केसेस में हम लोग कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट बना नहीं सकते या उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सीधा एज्यूम कर सकते हैं। मतलब जिन जिन कंपोनेंट्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड नहीं है, दोज आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा एक पार्ट आएगा जिसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला करते हैं। सो वीक वाले पार्ट में हम लोगों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होता है। इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सवाल आता है कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं एंड आयंस का फॉर्मेशन करा रहे हैं, सो आयंस का फॉर्मेशन जब भी होगा तो एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से ही होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड के ब्रेक करने से ही होगा। आयनिक कंपाउंड बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, कटायन और अनायन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जैसे ही इस आयन को डिसोसिएट करेंगे या फिर आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करेंगे, तो A प्लस और B माइनस बेसिकली आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आराम से बोला जा सकता है, बहुत भारी चीज नहीं है इसमें। सो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्ड यूज करें
या इसके जगह पे हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट वर्ड यूज करें, दोनों के दोनों सेम ही चीज हो जाएगा। कैसे हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं? तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखा या कोई आयनिक कंपाउंड दे रखा ए बी, ये डिसोसिएट करके ए प्लस और बी माइनस बना रहा, तो इस केस में के डिसोसिएशन जो वर्ड यूज करेंगे हम लोग, जिस के डिसोसिएशन जैसा एक्सप्रेशन हम लोग पहले लिखा करते थे वैसे ही लिखेंगे। प्रोडक्ट के साइड के कोफिशिएंट्स या प्रोडक्ट के साइड का एक्टिव मास रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सो ए प्लस पर पावर 1 और दूसरा बी माइनस पर पावर 1 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट वाले साइड के वैल्यू को भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा पार्ट एक्वस फॉर्म में है। आयंस का फॉर्मेशन एक्वस फॉर्म में होता है, कभी भी फ्री स्टेट में आयंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं अनलेस की बहुत हाई टेम्परेचर हो। तो इसलिए ध्यान रखना, आयंस कभी भी रूम टेम्परेचर पे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा केवल एक्वस फॉर्म में या हाइड्रेटेड फॉर्म में या सॉल्वेटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आपको पहले ही बोल रखा है, जब भी हम डिस्कशन के टाइम पे इस तरह कुछ ज्ञानवर्धक बातें बोलेंगे, आपको खुद से नोट्स कॉपी में कहीं ना कहीं नोट करते चले जाना है। एक अलग से नोट्स कॉपी रखिए जिसमें केवल कुछ ऐसे पॉइंट्स जो वर्थ डिस्कशन हो, ऐसे बस दिमाग में रखने लायक हो, उसको नोट करते जाइएगा। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट सिमिलरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा लिख लिया, बेसिक सा चीज है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। हम लोग करें क्या इसमें? तो एक चीज हम लोग को लिखना आता है, हम मान के चल रही केमिकल इक्विलिब्रियम आपको आता है। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आता, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्लास छोड़ सकते हैं, माथा फोड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चिल मारिए। इंडिकेटर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, मतलब पीएच कैलकुलेशन छोड़ दो, बफर सॉल्यूशन छोड़ दो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बिल्कुल छोड़ दो, सॉल्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एकदम छोड़ दो। इंडिकेटर्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिकेटर्स का थोड़ा सा ज्ञान ले लेना, उसके बिना बाकी इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो T इक्वल टू 0 पे मान के चल रहा है कि हम लोगों का कंसंट्रेशन C के बराबर है। सो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे लिखने का तरीका ये होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं। नॉर्मली हम लोग जब इक्विलिब्रियम पे एक्सप्रेशन लिखते हैं तो लिखते हैं C में से X मोल खत्म हो गया, या C कंसंट्रेशन में से X कंसंट्रेशन खत्म हो गया, प्रोडक्ट में X बनेगा और X बनेगा। लेकिन हम लोग एक और भी लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर आप एक मोल लेके चलते हैं सो एक मोल में अल्फा खत्म होता है हमेशा। सो अगर अल्फा खत्म होगा तो बचेगा 1 माइनस अल्फा, प्रोडक्ट में बनेगा अल्फा एंड अल्फा। अब इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, अगर एक मोल में अल्फा खत्म हो रहा तो सी मोल में सी अल्फा खत्म होगा। ये लिखने का तरीका है, अगर आप एक मोल में अल्फा खत्म कर रहे हैं तो सी मोल में सी इंटू अल्फा खत्म करेंगे। सो अब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोगों का एक मोल की जगह सी मोल था तो सी में से सी अल्फा खत्म होगा, तो बच जाएगा सी माइनस सी अल्फा। और अगर आप इसको रिलेट करो तो ऊपर सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन है, सी माइनस एक्स और उसकी जगह पे यहाँ पे सी माइनस सी अल्फा। उसके आगे क्या बनेगा? सो एक मोल जब लेके चले थे तो अल्फा खत्म हुआ था, तो यहाँ पे अल्फा बना। तो जब आप सी मोल लेके चलेंगे तो भी सी अल्फा खत्म होगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में भी सी अल्फा का ही फॉर्मेशन होगा। सो हम लोग अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जब सी लेके चलते हैं तो सी में से सी अल्फा खत्म होता है, सी अल्फा का फॉर्मेशन सी अल्फा का फॉर्मेशन होता है। हम इसको बता रहे हैं बड़ा स्लो स्टेप में, बट हम मान के चल रहे हैं आपको आता होगा। तो हम लोग लिखने का तरीका सीधा ऐसा रट के चलते हैं, ये लिखना करके हम लोग सीधा सी इंटू 1 माइनस अल्फा, प्रोडक्ट में सी अल्फा और सी अल्फा बनेगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। और एक चीज ध्यान रखना है, रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो, आपको लिखना यही है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा एक मोल के टर्म में बोला जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कभी भी आप एक मोल से ज्यादा के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा एक मोल के टर्म में रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ कभी भी C माइनस 2 अल्फा नहीं लिख सकते। यहाँ कोफिशिएंट 1 हो, यहाँ कोफिशिएंट 2 हो, यहाँ कोफिशिएंट 10 हो, आपको हमेशा 1 माइनस अल्फा ही लिखना है, मतलब C मोल में C इंटू 1 माइनस अल्फा लिखना है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आप एक मोल लेके चले थे, अल्फा खत्म हुआ था तो 1 माइनस अल्फा बचा, तो एक मोल में 1 माइनस अल्फा बचा, तो सी मोल में सी इंटू 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। ये बोलने का एक लैंग्वेज हो सकता है। तो कुछ भी कोफिशिएंट हो, आपको लिखना हमेशा अल्फा के ही टर्म में है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अपने एक्सप्रेशन में ये जो x लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम लोग सीधा c माइनस सी अल्फा या c को कॉमन करके सीधा c इंटू 1 माइनस अल्फा कर सकते हैं। द टोटल डिसोसिएटेड अमाउंट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, ये पार्ट खत्म हुआ है, तो बनेगा कितना प्रोडक्ट में? क्योंकि कोफिशिएंट हर जगह 1 1 है, इसका मतलब जितना खत्म होगा उतना ही बनेगा, तो C अल्फा बनेगा और C अल्फा बनेगा, ऐसा आराम से लिख सकते हैं। सो अपना K डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू
कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस जो कि सी अल्फा के बराबर था, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस जो कि सी अल्फा के बराबर था, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी जो कि सी इंटू वन माइनस अल्फा के बराबर था। तो अपने कैलकुलेशन में सी कैंसल आउट हुआ और बचा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। ये बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। तो ये जो के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है। ये बेसिक एक्सप्रेशन है, ये हर जगह पे यूज होता है। नॉर्मली हम लोग इसी को भूल जाते हैं, सीधा फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छी चीज है, बट आयनिक में थोड़ा सा सावधानी के साथ करना है काम को। क्यों करना है सावधानी के साथ, उसके पीछे एक रीजन है, बहुत सिंपल सा डिस्कशन है। बहुत सारे लोगों के साथ हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप बहुत सारे लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं तो उनको चीज पता होगा, पासआउट बैच वाले लोगों को पता नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, पासवर्ड बैच वाले जो लोग हैं उनके साथ ही डिस्कशन करते हैं। कौन कौन लोग हैं भाई पासवर्ड में, एक बार देख लेते हैं थोड़ा चेहरा सबका। अमन वैभव पुराना पापी है, अनंत बहुत पुराना पापी है, आरती पुरानी पापी है, आयुष गुप्ता कौन है भाई? आयुष सर, कैन यू हियर मी? तो नया पापी है कि पुराना पापी है? Excuse me, can you repeat again? रिपीट करिएगा। पुराना पापी है कि नया पापी है तू? लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा तो नया ही पापी है, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड बैच में है ना? सर क्लियर नहीं आया वॉइस। पासवर्ड बैच में ना तू? यस सर। अरे यार इसको आवाज ही नहीं क्लियर जा रहा है। वैभव भारती, देवानंद दत्त, दिव्या रानी, फैजल, हर्षा चौहान। यस सर। पुराना पापी है नया पापी है? तो पुराने वाले हैं। पुराने वाले कैसे, कौन सा बैच से? उड़ान। उड़ान में कौन सा हर्षा चौहान है बे? अच्छा हाँ हाँ याद आ गया। अच्छा पूरा नाम इतना इतना लंबा नाम है? यस सर। नमन, हाँ भाई नमन जी। Yes, आपको तो sir. आप तो पुराने पापी नहीं है, हाँ, है ना? नहीं 100 हमें रुपए, तो नए पापे। हाँ 100 रुपए है आपके पास, ठीक है? हाँ हाँ सर। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, कोई रिश्तेदार आया, हाँ रिश्तेदार जब लौटते हैं तो जाते हैं तो पैसा देके जाते हैं ना थोड़ा बहुत। हाँ ऐसा 1 रुपया रिश्तेदार देके तो चले मिला गए क्या? नहीं। हाँ ऐसा रिश्तेदार तो मिला नहीं अभी तक। बहुत घटिया रिश्तेदार है तुम्हारा, कोई पैसा नहीं देता है तुमको? नहीं। हाँ बोलिए। रिश्तेदार चेंज कर लो। वो मेरे हाथ में था तो दिक्कत हो गया। अरे सब अपने हाथ में, अपनी किस्मत अपने हाथ में। तुमको लगता है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिश्तेदार चेंज करने का मतलब गायब हो जाओ, हो गया रिश्तेदार चेंज। चलो बोलिए तुम्हारा तो सर। रिश्तेदार नहीं दे रहा पैसा, बट ठीक है, मान लो कोई आकर के 1 रुपया दे के चला गया, कैसा लगेगा? कैसा 100 रुपए है तेरे पास, ऐसा नहीं कि 1 रुपया दे के गया, 100 रुपए है तेरे पास, कोई 1 रुपया दे के चला गया, कैसा लगेगा? गुजराती है तो अच्छा ही लगेगा। अरे यार ये तो पर्सपेक्टिव सोचे ही नहीं थी कि भाई, ये तो क्या बोलते हैं उसको, रीजनलिज्म लेकर के आ गया कि गुजराती है तो तुम 1 रुपया, तो 1% बढ़ गया मेरा अमाउंट। इससे सवाल पूछना बेकार है, इसके पीछे पैसे के मामले में सवाल नहीं पूछ सकते। और कौन है भाई? प्रियांशु। मतलब ये मेरे हमको लगता है कि हर साल की हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज सीख चुके हैं, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो अगले बार कभी भी किसी से 11th क्लास में सवाल पूछेंगे तो ये जरूर बोलेंगे कि गुजराती है कि नहीं है, ये बता दो, है ना? वाह। हाय प्रियांशु। यस सर। 100 रुपए है तेरे पास, ठीक? यस 1 रुपया कोई रिश्तेदार आकर के दे के चला गया, कैसा लगेगा? ये कैसा सवाल है? नॉर्मल सवाल है, जिंदगी का नॉर्मल सा सच है। ठीक ही लगेगा। ठीक लगेगा? अच्छा, कैसे समझाएं इन लोगों को हम? संचित बताओ भाई, क्या समझाए इन लोगों को? ये लोग तो लाइक क्या बोल सकते हैं, पहले पैसे का वैल्यू बढ़ा दिया लोग। संचित कुमार, क्या किया जाए? सर आप जो सुनना चाहते हो बोल देते हैं, चलिए बहुत खराब लगेगा, फिर क्या करेंगे? यार कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। और कोई इसमें दिख ही नहीं रहा है,
सवाल पूछिए। चल नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं। कुछ लोग डिस्कशन सुन चुके हैं तो इसलिए हम सीधा डिस्कशन पे चलते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, कोई आपको 1 रुपया दे के चला गया, इफेक्टिवली आपके पास 101 रुपए हो गया, लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि कितने रुपए हैं आपके पास, तो आप 101 कभी नहीं बोलेंगे, आप हमेशा बोलेंगे कि मेरे पास 100 ही रुपया है। सो इफेक्टिवली आपके पास 101 रुपए था, लेकिन हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में 100 के बराबर पुट करेंगे। 2 रुपए ऐड किया, किसी ने आया 2 रुपए दे के चले गए, तो भी आप बोलेंगे कि यार 102 रुपया नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 100 ही रुपया है, क्योंकि आपके लिए 2 रुपए का भी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा। 3 रुपए नेग्लेक्ट कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 100 ही रुपए है। 4 रुपए नेग्लेक्ट करना बंद करना शुरू करते हैं लोग। ऑल्दो आप 100 में 4 रुपए ऐड करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब इसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें कि आपके पास 100 रुपए था, उसमें से 1 रुपया गायब हो गया, अगर गायब हो गया तो 99 बचा, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे नहीं 100 ही रुपए के बराबर है। अगर आप 2 रुपए गायब हो गया तो भी आप बोलेंगे कि नहीं 100 ही रुपए के बराबर है, ऑल्दो आपका 2 रुपए गायब हो चुका है, बट आप बोलेंगे 100 रुपए के ही बराबर है। 3 रुपए गायब हुआ तो भी आप बोलेंगे कि अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 100 ही रुपए है, लेकिन 4 रुपए गायब हो गया तब आप उसको नहीं बोल सकते कि 100 रुपए के बराबर है, फिर आप बोलेंगे मेरे पास 96 रुपीज है। 5 रुपए से तो बिल्कुल कैलकुलेशन ही चेंज हो जाता है। तो ये जो नंबर है 3 से 4 के बीच का, दिस इज काइंड ऑफ मतलब बाउंड्री बोल सकते हैं, ये आपके इमोशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि 3 रुपए तक गायब हुआ, इसको हम इग्नोर कर पा रहे थे, 4 रुपए को इग्नोर नहीं कर पा रहे, मतलब 3 पॉइंट समथिंग तक आप इग्नोर कर सकते हैं, उसके आगे इग्नोर नहीं कर सकते। तो 100 में अगर हम लोग 3 पॉइंट समथिंग तक इग्नोर कर सकते थे, तो 10 में 0.3 समथिंग इग्नोर कर सकते हैं, और अगर हम लोग 1 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 0.03 तक आप इग्नोर कर सकते हैं। ये आपका नंबर याद रखने लायक है कि 1 के रिस्पेक्ट में आप 0.03 इग्नोर कर सकते हैं। सो जब भी कभी हम लोग का ये एक्सप्रेशन आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये भी नहीं कि C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जब भी कभी एक्सप्रेशन में 1 माइनस समथिंग आएगा, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो h हो, चाहे वो x हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर 1 माइनस ये समथिंग आएगा, ये समथिंग का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0.03 समथिंग, 03 आप 3 ले लो, 034 कर लेते हैं इसको, अगर ये अल्फा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.034 के बराबर है, इसका मतलब आप इसको नेग्लेक्ट करके आराम से 1 के बराबर लिख सकते हैं। यही कैलकुलेशन का पार्ट हमेशा आपको सेंसिबली सोचना है। आयनिक इक्विलिब्रियम इज नॉट टफ, बहुत भारी नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन लेने वाला चीज को लोग केस बाय केस बताने की कोशिश करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है। तो एकदम सिंपल सा फंडा नॉर्मली लोग समझाया करते हैं, इफ अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा को आप अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर रख सकते हैं। हम अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1 नहीं समझ पाते हैं, मान लो मेरा मैथ्स खराब है, तो हम इसमें एक बेंचमार्क रखे हैं कि अगर अल्फा का वैल्यू 0.034 के बराबर है, ये 4 नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.03 के बराबर है या 035 भी है, तो भी हम लोग अल्फा को बहुत छोटा बोल सकते हैं, और फिर ऐसे सिचुएशन में 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर पुट करेंगे। जब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे तो 1 माइनस अल्फा आएगा, जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो 1 माइनस एच आएगा, दोनों जगह पे सेम टाइप का अप्रोक्सीमेशन चलता है, जो एडवांस क्वेश्चन को बहुत भारी बनाता है। हम लोग मेंस पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रखना है कि आपने अप्रोक्सीमेशन किया क्या है, भले ही मेंस का सवाल हो, बट क्योंकि पिछले 3-4 साल में मेंस से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो एडवांस लेवल के हो रहे हैं, मतलब लिटरली वो एडवांस लेवल के हैं, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है मेंस में, तो इसीलिए आपको बैक ऑफ द माइंड ये डेटा हमेशा रखना है। फॉर्मूला याद करेंगे, अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखेंगे कि 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट करने लायक था कि नहीं था। ये कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, देखते हैं कैसे आगे जा सकते हैं। खैर, सो पहला चीज हम लोग अपने इस कैलकुलेशन में चलते हैं, ये तो एकदम बेसिक सा एक्सप्रेशन है, ये आप सबको रटा होना चाहिए, के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से हम लोगों का पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ वर्ड पे हम बाद में जाएंगे, पहले एक सिंपल से केस का डिस्कशन करते हैं कि अगर हम लोग के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लेके चलते हैं। यार हम थोड़ा नाइट मोड ऑन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे ब्राइटनेस हो रखा है। हाँ,
सो की डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अगर है और अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब 0.034 के रेंज में हम बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो अपने एक्सप्रेशन में की डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम लोग अल्फा निकालेंगे तो अपना वैल्यू रूट अंडर की डिसोसिएशन बाई सी निकल के आएगा। ये पहला पार्ट जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। आगे जाके एक्सप्रेशंस और भी आएंगे, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर की डिसोसिएशन बाई सी। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। अगर आप डाइल्यूशन करेंगे, मतलब ऑन डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूशन करते हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ाते हैं या फिर कंसंट्रेशन कम करते हैं। अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन कम करेंगे, अगर आप कंसंट्रेशन कम करेंगे तो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी बात करते हैं, अगर आप कंसंट्रेशन कम करेंगे तब उसकी इसमें ये पूरा का पूरा वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर पूरा वैल्यू इंक्रीज करेगा मतलब अल्फा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ाते हैं, सो कंसंट्रेशन घटेगा, और अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो अल्फा का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। अल्फा का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, अगर इसको थियोरेटिकल सेंस से बोले तो हम लोग ऊपर के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। तो हम लोग का रिएक्शन दे रखा है, ए बी वाला पार्ट डिसोसिएट करके ए प्लस और बी माइनस बना रहा। जितना ज्यादा अल्फा बढ़ेगा उतना ज्यादा सी अल्फा का वैल्यू आएगा। ये पार्ट मतलब जितना ज्यादा अल्फा बढ़ता चला जाएगा सी अल्फा का वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। सी अल्फा का मतलब है एक्स, एक्स का मतलब है डिसोसिएशन। तो जितना ज्यादा अल्फा बढ़ रहा है मतलब जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, द नेट डिसोसिएशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ सिंपली ये बोलता है कि जितना ज़्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से आपका जो नेट डिसोसिएशन है ये इंक्रीज करता चला जाता है, या फिर आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये इंक्रीज करता चला जाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एक छोटा सा चीज हम लोग सोच सकते हैं। शुरुआत में मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 से छोटा होता है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से अपने जो अल्फा का वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मल एक सेंस होता है, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक पार्ट जो हम लोग डिस्कशन में रख ले तो ज़्यादा बेटर है, अगर हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा। तो ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस केस में क्या निकल के आएगा, अल्फा कितना हो जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम आपने इनफाइनाइट कर दिया, तो इस केस में अल्फा का वैल्यू कितना निकल के आएगा, कोई बता सकता है। 1 अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आप इस एक्सप्रेशन पे मत जाना कि अगर आपने वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा तो इसके वजह से जो कंसंट्रेशन है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन जीरो की तरफ टेंड करेगा तो इसके हिसाब से अल्फा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, अल्फा मैक्सिमम 1 हो सकता है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बेसिक डेफिनेशन है एक मोल में कितना डिसोसिएट किया। तो एक मोल में मैक्सिमम 1 मोल ही डिसोसिएट कर सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसका एज सच बहुत ज़्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये एक छोटा सा मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम लोग को सीखना होता है, बट एज सच इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इतने पे ही डिस्कशन इसका रख के छोड़ सकते हैं। हम एक काम कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में, जो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का बुकलेट मिला है क्या आप लोगों को, कोई भी इंसान बताओ भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम का बुकलेट मिला है क्या। नो सर। नहीं मिला है, ठीक है, तो इसका हम पीडीएफ भेज दे रहे हैं और हम बोल भी देंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का बुकलेट के लिए। सर आयनिक केमिकल में ही है। आयनिक केमिकल में कैसे होगा, सर मतलब जो आज सीट मिला है ना, क्या मिला है, आज सीट जो मिला है ना वो एक हाँ ही में, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम एक ही में। कौन सा शीट मिल गया तुम लोगों को, यहाँ तो आयनिक अलग से दिख रहा है भाई। कितना क्वेश्चन अलग सर, एक साथ दिया। अच्छा अलग अलग एक साथ मिल चुका है ना, मतलब आयनिक का वो शीट। यस सर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ।
ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम मार्क कर रहे हैं। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं केवल उन्हीं को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6। एक मिनट रुकिए। अरे भाई कितना फाइल हो गया है। इसमें होमवर्क नोट करिए आईने की इक्विलिब्रियम में। कुछ अगर देने लायक है तो वही बस हम दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। कुछ देने लायक भी है क्या? क्वेश्चन नंबर 38। नहीं 38 भी मत करो, अभी रहने ही दो, ये तो मिक्सचर ऑफ एसिड है। वैसे तो बना सकते हैं लेकिन जब पढ़ाएंगे तभी बनाना। नहीं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, देख के तो नहीं लग रहा है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है। एटलीस्ट ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है, पहले ही बोले तो इसका ज्यादा कुछ एप्लीकेशन है नहीं, एक भी क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ऑल्दो है नहीं कुछ भी इसमें, बट क्वेश्चन नंबर 54 उसको अभी भी देख के सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बता दो क्या आंसर होना चाहिए 54 का। सर फोर्थ ऑप्शन। परसेंटेज डिसोसिएशन बोला है, सो अल्फा को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज इक्वल टू परसेंटेज डिसोसिएशन। सो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल 100% डिसोसिएशन बोल सकते हैं। बस इतना ही एप्लीकेशन है, देख के तो इसके अलावा और कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, बस एक ही एप्लीकेशन था, तो ठीक है 50 क्वेश्चन 54 क्वेश्चन में अपना एक एप्लीकेशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का डिस्कशन करेंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसका आधा घंटा डिस्कशन चलेगा, आधा घंटा से ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा स्लोली पढ़ाएंगे क्योंकि ये एक ही दिन में हम सब कुछ पढ़ाएंगे तो फिर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम अपना स्लोली पढ़ाते जाएंगे, इससे क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है उसको हम सॉल्व कराते जाएंगे और इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50-55 क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगर आप इसको ढंग से सीख लेते हैं, ढंग से सीखने का मतलब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे इसमें कैसे कैसे सॉल्व करना है, सो आपको समझ में आएगा। सो केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और बाकी उसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का डिस्कशन, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के और केबी में रिलेशन क्या होता है केडब्ल्यू के फॉर्मेट में, ये 3-4 चीजों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो आराम से पूछ। सर आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल का अपना नोट्स भेज दीजिएगा। मेरे पास आयनिक इक्विलिब्रियम का नोट्स नहीं है, केमिकल का नोट्स है, हम केमिकल का नोट्स भेजेंगे, बट आयनिक इक्विलिब्रियम का नोट्स एक मिनट मेरे पास, मतलब खैर पढ़ा होगा इसी में कहीं पे, हम पढ़ाए थे लास्ट ईयर, तो अगर होगा तो इसी में कहीं पढ़ा होगा, बट अदरवाइज जैसे आयनिक का हम कुछ टॉपिक जिन बच्चों को पढ़े तो नोट्स हमको नहीं ध्यान है कि होना भी चाहिए।
देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हम इसको भेज देते हैं। ये किसी बच्चे को, मतलब अद्वै को पढ़ा रखे थे लास्ट ईयर का, तो मेरे हिसाब से इसमें दिख रहा है हमको आयनिक इक्विलिब्रियम 1 दे रखा है, और दूसरा एक और आयनिक इक्विलिब्रियम 2 भी कहीं पे होगा, इसी में यहीं पे दे रखा है। इसी मिक्सचर ऑफ एसिड एक बार हम देख लेते हैं इसमें पूरा पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है। मिक्सचर ऑफ एसिड, लेवलिंग इफेक्ट, pH कैलकुलेशन फॉर बेस, cationic hydrolysis, anionic hydrolysis ना पूरा नहीं किया हुआ इसमें। आयनिक का मेरे पास नोट्स पता नहीं क्यों नहीं है, पढ़ाए हर साल लेकिन किसी से नोट्स लिए नहीं है, तो हमको नहीं मालूम ये है भी कि नहीं है। शौमिक तेरे पास पढ़ा है क्या तेरे भाई का नोट्स? सर खोजना